17 सितंबर 2020 को राज्यसभा में 3 फार्म बिल्स को पास किया गया। ठीक उसके 10 दिन बाद 27 सितंबर 2020 को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने उन बिल्स को अप्रूव करके उन्हें एक्ट में कन्वर्ट कर लिया। तब से लेकर अब तक इन बिल्स को काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो कि हमारे फार्मर्स ही कर रहे हैं। अब दोस्तों, आज कुछ स्थिति ऐसी है कि हमारे नेशनल कैपिटल दिल्ली को चारों तरफ से फार्मर्स ने घेर लिया है और वो वहां पर इन बिल्स का विरोध कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट और बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ये कहना है कि इस बिल को लेकर बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है या फिर फैलाई जा रही है। अब दोस्तों, क्योंकि हमारे देश का इतना अहम हिस्सा हमारे किसान इन बिल्स को लेकर अपोज कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है दोस्तों कि असल में ये बिल्स आखिरकार क्या हैं। बहुत सारे हमारे सवाल जो है वो हमारे दिमाग में आते हैं कि इन बिल्स को लेकर फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, गवर्नमेंट का क्या कहना है, फार्मर्स क्या कह रहे हैं, फार्मर्स की डिमांड आखिरकार क्या है। इन बिल्स को लेकर सबकी अपनी अपनी राय है, पर चलिए दोस्तों, इसे एक पॉलिटिकल एंगल ना देते हुए फैक्ट के बेसिस पर इन बिल्स के बारे में अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, हम तीनों बिल को एक एक करके डील करेंगे, बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेट ना करते हुए एकदम सिंपल वर्ड्स में। सबसे पहला बिल है दोस्तों फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, जो कि ये बताता है कि दोस्तों फार्मर्स अब मंडी यानी कि एपीएमसी से बाहर निकलकर कहीं पर भी अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं, चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनी हो गई या फिर कोई इंस्टीट्यूशनल बायर हो गया। कोई दोस्तों यहाँ पर एक बैरियर नहीं है कि उन्हें मंडी के अंदर ही अपने प्रोड्यूस को सेल करना है। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड कहा एपीएमसी। दोस्तों, इस पूरे बिल और इस बिल को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उन सबको समझने के लिए हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों कि ये एपीएमसीज क्या है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं 1947 से, जब हमारा देश आजाद हुआ। तब दोस्तों फार्मर्स डायरेक्टली अपना प्रोड्यूस कंज्यूमर्स को बेचते थे, पर क्योंकि दोस्तों उस समय जमींदारी सिस्टम था और बाकी हालातों के चलते मोस्ट ऑफ द जो फार्मर्स होते थे वो कर्ज में रहते थे, डेप्ट में रहते थे। मनी लेंडर्स इस डेप्ट पे दोस्तों फार्मर्स से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। अब जब फार्मर्स इतने अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को पे नहीं कर पाते थे, जिसके कारण दोस्तों मनी लेंडर्स उनसे उनका प्रोड्यूस बहुत ही कम दाम पे लेते थे, जिसकी वजह से दोस्तों अगली बार फार्मर्स को वापस प्रोडक्शन करने के लिए लोन लेना पड़ता था। और दोस्तों ये एक तरीके का साइकिल बन गया था जिससे फार्मर्स बाहर नहीं निकल पा रहे थे। फार्मर्स की इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए दोस्तों गवर्नमेंट सामने आती है और लेकर आती है एपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट, जिसके अनुसार दोस्तों एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जितना भी बेचना या फिर जितनी भी खरीदारी होनी है वो सब दोस्तों एक जगह मंडी में की जाएगी, एपीएमसी मंडी। स्टेट गवर्नमेंट के पास दोस्तों खुद के एपीएमसीज होते हैं जिन्हें वो एरिया वाइज डिवाइड करते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया के लिए एक पर्टिकुलर एपीएमसी फिक्स्ड रहता है। अभी हमारे देश में दोस्तों 7000 एपीएमसीज रेगुलेट करती हैं, तो किसी भी एरिया के ट्रेडर को अगर सामान खरीदना है तो उसे वहां के एपीएमसी का लाइसेंस लेना पड़ेगा। सिमिलरली दोस्तों अगर किसी भी किसान को अपना प्रोडक्शन बेचना है तो उसे उसी एरिया के एपीएमसी में जाकर बेचना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों ऑक्शन होता है जो कि 2 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला है दोस्तों एमएसपी, जिसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पर दोस्तों एमएसपी सभी क्रॉप्स के लिए नहीं होता है, सिर्फ 22 ऐसे क्रॉप्स हैं जिसके लिए एमएसपी लागू किया जाता है। ये वो ऐसा बेसिक रेट है दोस्तों जिसके नीचे क्रॉप्स को बेचा ही नहीं जा सकता, और ये जो प्राइस है दोस्तों वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। दूसरा है दोस्तों प्राइस डिस्कवरी का। अब उन 22 क्रॉप्स के अलावा जो बाकी के क्रॉप्स है दोस्तों वो प्राइस डिस्कवरी के थ्रू सेल होते हैं, यानी कि मार्केट में कितनी डिमांड और कितना सप्लाई है उसके अनुसार प्राइस को डिस्कवर किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को लेकर एपीएमसी मंडी आते हैं, जहां पे उनके प्रोड्यूस को दोस्तों कमीशन एजेंट्स लेते हैं, जिन्हें हम नॉर्थ एरिया में अड़तियाज कहते हैं। वो कमीशन एजेंट्स उन प्रोड्यूस को ट्रेडर्स को बेचते हैं, उनके साथ नेगोशिएशन करते हैं, प्राइस डिस्कवरी करते हैं। यहाँ तक जो दोस्तों प्रोसेस होता है वो इनट्रांसपेरेंट होता है। उसके बाद एक ट्रांजैक्शन एजेंट होता है जो कि फार्मर को आके बताता है कि आपका प्राइस इतने अमाउंट में बिका। जितना प्राइस दोस्तों फार्मर को मिलता है उसका 3% दोस्तों ट्रांजैक्शन एजेंट एज अ मार्केट फी लेता है उनसे। जो मार्केट फी उस ट्रांजैक्शन एजेंट को मिलती है उस पैसे को मंडी के डेवलपमेंट के लिए लगाया जाता है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं वो जो प्रोड्यूस है
वो पहले जाता है होलसेलर के पास, उसके बाद दोस्तों जाएगा रिटेलर के पास, कितने ज़्यादा वेंडर्स के पास जाएगा, और तब जाके वो जो प्रोड्यूस है वो कंज्यूमर यानी कि हमारे हाथ पहुंचता है। इस बीच में दोस्तों प्रोड्यूस के प्राइस में 50% तक का डिफरेंस देखने को मिलता है, यानी कि उस प्रोड्यूस को अगर हम बहुत ही ज्यादा दाम में भी खरीदते हैं तो फार्मर्स को उससे बहुत ही कम लाभ होता है, और जो बाकी का पैसा है दोस्तों वो इन बीच के मिडिलमैन में डिवाइड हो जाता है, और अराउंड 25% ऑफ द हार्वेस्ट वेस्ट हो जाती है। जो प्रोड्यूस फार्मर से कंज्यूमर तक हम लोग को मिलता है, उस बीच में बहुत सारे मिडिलमैन आते हैं दोस्तों, जिसे प्रेजेंटली जो सरकार है वो हटाने की बात कर रहा है। दोस्तों यह है एग्जिस्टिंग एपीएमसी का सिस्टम, जिसके अंदर बहुत से लूप होल्स हैं। अब क्योंकि इतना प्रोटेस्ट हो रहा है और ये बिल्स के कारण दोस्तों ये लूप होल्स सामने आए हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेडर्स को लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। अब क्योंकि एपीएमसी स्टेट के अंदर आता है, तो ऐसा कहा जाता है कि लाइसेंस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका स्टेट से कुछ क्लोज पॉलिटिकल रिलेशंस है, यानी कि दोस्तों लाइसेंस मिलने में रेस्ट्रिक्शन होता है। दूसरा दोस्तों, फार्मर से लेके कंज्यूमर के बीच इस लंबे सफर में दोस्तों बहुत सारे मिडिलमैन आते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट मिलता है वो काफी इन्फ्लेटेड प्राइस में मिलता है, और जो फार्मर है उसको अपने प्रोड्यूस को बहुत ही कम प्राइस में बेचना पड़ता है। दोस्तों एपीएमसीज के अंदर कार्टेलाइजेशन होता है। इस वर्ड से मेरा मतलब है दोस्तों कुछ ट्रेडर्स के ग्रुप मिलकर कार्टल्स बना लेते हैं, यानी कि ग्रुप्स फॉर्मुलेट कर लेते हैं और ये कहते हैं कि भैया हम जो है वो एमएसपी से 1 रुपए ऊपर आपका सामान खरीदेंगे ही नहीं। अब आप फार्मर्स की सोचिए, उनका जो प्रोड्यूस होता है वो पेरिशेबल नेचर का होता है, यानी कि एक समय के बाद अगर वो अपने प्रोड्यूस को नहीं बेचते हैं तो वो खराब होने लग जाता है, उसके जो प्राइस है वो डिक्रीज होने लग जाते हैं। तो मजबूरी में आकर दोस्तों एकदम लोएस्ट बेस प्राइस पर फार्मर को अपना प्रोड्यूस बेचना ही पड़ता है, जिसका फायदा ट्रेडर्स उठाते हैं। दोस्तों 1963 में जब एपीएमसी को एक एक्ट बनाया गया था, तो यही सोचकर बनाया गया था कि ये फार्मर्स को एक्सप्लॉइट होने से बचाएगी, ये जो सभी प्रकार के मनी लेंडर्स होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, उनसे बचाएगी। पर दोस्तों अगर आज का हम एग्जिस्टिंग सिस्टम देखें तो उसके अनुसार एपीएमसी के चलते ही फार्मर्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो अभी दोस्तों हमने एपीएमसी और एपीएमसी एक्ट के बारे में जाना। अब दोस्तों वापस आते हैं हमारे बिल के बारे में। फार्मर्स इसीलिए वरिड हैं क्योंकि कॉर्पोरेट्स के पास ज्यादा बार्गेनिंग पावर होगी। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है दोस्तों कि हमारे देश में 85% ऑफ द फार्मर्स जो हैं वो 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन रखते हैं, यानी कि इतने स्मॉल फार्मर्स का इतने बड़े लार्ज स्केल बायर्स के साथ नेगोशिएट करना भी काफी मुश्किल साबित हो सकता है। इस पर हमारे फार्मर्स ये ऑब्जेक्ट करते हैं कि अगर प्राइवेट मंडी बनती है तो एपीएमसी के क्लोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता और एपीएमसी में टैक्स सिस्टम है। और अगर दोस्तों एपीएमसी बंद हो जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको जो टैक्स मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा, और एपीएमसी के अंदर जो मिलियंस ऑफ पीपल काम करते हैं वो भी अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उनकी भी नौकरी चली जाएगी। अब जानते हैं सेकंड बिल के बारे में, जो कि है द बिल ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 2020, जिसके अनुसार दोस्तों अब जो फार्मर्स हैं वो बड़े बड़े एग्रो बिजनेस फर्म्स के साथ, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, उनके साथ डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं उनके लिए क्रॉप्स उगाने के लिए एक प्री अग्रीड प्राइस पर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त ही वो फार्मर्स और जो प्राइवेट कंपनी है उनके बीच में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्राइस डिसाइडेड रहेगा कि वो उस अमाउंट पर ही जो फार्मर है वो उनके लिए क्रॉप उगाएगा। अब मान लीजिए दोस्तों एक कंपनी है जो कि किसी भी फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और उस समय जो वीट का प्राइस रहता है वो 20 रुपये रहता है, तो कॉन्ट्रैक्ट में भी 20 रुपये ही आता है। अब 4 महीने बाद जो वीट का जो प्राइस है वो गिर जाता है, वो 15 रुपीज़ में आ जाता है। तो इस केस में जो है वो फार्मर को टेंशन नहीं रहती कि उसको तो पता है कि 20 रुपये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मेरा साइन किया हुआ है। तो इस केस में दोस्तों फार्मर प्रॉफिट कमा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों फार्मर्स इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर हम किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ डील करते हैं तो व्हाट इफ एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हटा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। और अगर दोस्तों प्रैक्टिकली देखा जाए तो कंपनीज का भी कोई भरोसा नहीं है, और अगर एपीएमसीज भी क्लोज हो गई तो फार्मर के पास
उनको उनके जो बताए गए दाम है उसके अलावा बेचने के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए कंपनीज प्राइस को डिक्रीज करके भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सकती है। यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट कहती है कि एमएसपी को रिमूव नहीं किया जाएगा, पर दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं उसमें तो गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। इसलिए दोस्तों फार्मर्स ये डिमांड कर रहे हैं कि एमएसपी को एक लीगल राइट बनाया जाए और कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस में से एमएसपी को भी लिंक किया जाए। इस बिल के इम्प्लीमेंटेशन के दो सिनेरियोज हो सकते हैं। सबसे पहला सिनेरियो ए है दोस्तों, जिसके अनुसार जो प्राइवेट कंपनीज है वो फार्मर्स के साथ हाई प्राइसेस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, जिससे फार्मर्स की जो इनकम है वो अच्छी आती है। फार्मर को जो मार्केट में फ्लक्चुएशन होता रहता है प्राइसेस का, उसका कोई डर नहीं रहता है, इसीलिए जो फार्मर के लिए वो अच्छा रहेगा। और दोस्तों दूसरा जो सिनेरियो बी है, उसके अनुसार जो फार्मर्स के पास है वो एमएसपी के तौर पे कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, इसीलिए जो पूरा का जो फार्मर की कम्युनिटी है वो ये पूरे मार्केट के अंदर आ सकती है। यानी कि मार्केट उनका गलत फायदा उठा के फार्मर्स को मजबूर कर सकते हैं कि वो प्रोडक्शन को कम दाम पे बेचे। दोस्तों यहाँ पे फार्मर्स और अपोजिशन क्यों प्रोटेस्ट कर रही है, इस चीज को समझाने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आई हूँ, जो कि है दोस्तों बीएसएनएल का एग्जाम्पल। आपको पता ही है दोस्तों कि जो बीएसएनएल है वो गवर्नमेंट की सर्विस है, गवर्नमेंट की नेटवर्क सर्विस है। पर उसके बाद दोस्तों मार्केट में उससे भी अच्छे और कंपनीज, अच्छे सर्विस प्रोवाइड करने वाले, अच्छे प्लान्स सर्व करने वाले कंपनीज आ गई, जैसे कि जियो, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल। अब दोस्तों हुआ यूं कि क्योंकि ये कंपनीज हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, इसीलिए हम बीएसएनएल को भूलने लगे। बीएसएनएल जो है दोस्तों उसकी हालत काफी पीछे हो गई। अब आप उन छोटे छोटे गांव के बारे में सोचिए जहां पर जियो और एयरटेल जैसी कंपनीज नहीं पहुंच पाई हैं, पर वहां पर बीएसएनएल ऑलरेडी मौजूद है। और अगर वहां से भी बीएसएनएल को रिमूव कर दिया जाए तो वहां पे कितना ज्यादा नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। अब आपको ये रिलेट करना है, ये जो बीएसएनएल है दोस्तों वो हमारी एपीएमसी की मंडीज है, और जो ये स्मॉल गाँव की मैं बात कर रही हूँ वो है हमारे स्मॉल फार्मर्स। अब आप ये समझिए कि अगर ये जो कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे कि जियो, एयरटेल, ये मिलकर एक कार्टेल फॉर्म कर लें और ये बोलें कि अब से जो है वो हम आपको सिर्फ आधा जीबी डेटा ही यूज करेंगे, तो उस पे हम अपोज नहीं कर सकते। हम मार्केट के विम्स और फैंसीज के अंदर बंधे हुए हैं। हम गवर्नमेंट को जाके नहीं बोल सकते कि जियो को बोलो कि वो हमें 1.5 GB डेटा यूज करे, ये इलीगल होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों कि प्राइवेट कंपनीज के जो विम्स और फैंसीज है उसके अंदर हम आ गए हैं, हम दबे हुए हैं उनके अंदर। तो ये जो जियो बीएसएनएल है दोस्तों वही प्राइवेट कंपनीज है जो कि फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, और जो कस्टमर्स है वो है फार्मर्स हमारे। तो इन दोनों तरफ से दोस्तों जो फार्मर्स हैं उन्हीं का यहाँ पे हमको नुकसान देखने को मिल रहा है, जिसे इमेजिन करते हुए दोस्तों फार्मर्स अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे बिल के बारे में, जो कि है फार्म बिल ऑन एसेंशियल कमोडिटी 2020। दोस्तों ये जो बिल है इसके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। पहले के ज़माने में लोग जो है वो 100 क्विंटल, 1000 क्विंटल धान अपने पास रख लेते थे, और जब कोई उनसे मांगने आता था तो ये कहते थे कि हमारे पास नहीं है। जब उनके प्राइस इंक्रीज होते थे तब उनको बेचते थे, जो कि इलीगल प्रैक्टिस था। और इस चीज़ को काउंटर करने के लिए दोस्तों एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लाया गया था। पर दोस्तों अभी जो फार्म बिल आया है उसके अनुसार जो कुछ एसेंशियल कमोडिटीज है जैसे कि ऑयल सीड्स हो गए, सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, पोटैटोज और ऑनियंस हो गए, उन्हें एसेंशियल कमोडिटी से निकाला गया। वो आप उनकी अनलिमिटेड स्टॉकिंग कर सकते हो। इन केस दोस्तों अगर कोई वॉर हो रहा है या फिर कोई डिजास्टर हो रही है उस समय आप नहीं कर सकते, लेकिन बाकी टाइम पे आप उनको अनलिमिटेड स्टॉक करके अपने पास रख सकते हो। दोस्तों ये तीसरा बिल फार्मर्स को भी अलाउ करता है कि आप अपने प्रोडक्शन को स्टॉक करके रख सकते हो। पर दोस्तों हम सबको पता है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास कोई वेयर हाउस नहीं है, ना ही वो अपने घर में इतने ज्यादा धान को स्टोर करके रख सकते हैं। इसलिए दोस्तों प्रोटेस्ट चल रहा है कि आर्टिफिशियली प्राइस फ्लक्चुएशन की जाएगी और अल्टीमेटली हमें हमारे हार्वेस्ट को कम दाम पर बेचना पड़ेगा। और दोस्तों जो बाकी बड़े ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स हैं जिनके पास इतनी ज्यादा स्टॉक करने की कैपेसिटी है वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ना कि फार्मर्स। तो ये है वो 3 फार्मर बिल्स जिसको बारे में मैंने आपको बताया। कहीं ना कहीं अगर हम देखें दोस्तों तो फार्मर्स के पास एक ऑप्शन खुल रहे हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए दोस्तों तो कहीं ना कहीं फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन भी यहाँ पर किया जा सकता है,
और दोनों ही तरफ से फार्मर एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। और दोस्तों इसी को लेकर बहुत सारे जो फार्मर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो फार्मर्स हैं, वो अपोज कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिमांड भी कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों कहा जा रहा है कि जो फार्मर बिल है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के फेवर में है, ना कि फार्मर्स के फेवर पे। ये डिमांड की जा रही है कि एमएसपी को एक लीगल राइट बना दिया जाए। देश के सिर्फ 6% फार्मर्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी का लाभ उठाते हैं। दोस्तों इस पर काम करना जरूरी है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है, लेकिन उसे पूरी तरीके से हटा नहीं सकते हम। रही बात दोस्तों जो बीच में जो आड़तियां हैं, जो मिडिल मैन है, उनको हटाने की, तो वो तो गवर्नमेंट सेक्टर से निकलकर प्राइवेट सेक्टर्स में भी आ जाएंगे। तो इंडिया का प्राइमरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, इसीलिए दोस्तों इस क्षेत्र में हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने की जरूरत है। दोस्तों किसान हमारे देश में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज उनकी ही वजह से हमें अनाज मिलता है, इसलिए हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि सरकार ऐसे फैसले ले जिसके कारण दोस्तों जो फार्मर्स हमारे इंडिया में, उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हो और किसानों को इनसे बेनिफिट मिले। दोस्तों इन तीनों फार्म बिल्स को समझाने की मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये मेरी कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करिए और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए। और दोस्तों हमारे चैनल सन सोशल पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, क्योंकि हम हमेशा किसी भी सोशल चीज़ को पॉइंट करके उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज देते हैं, बिकॉज नॉलेज इज पावर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।